हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज हम अम्बाला कैंट में हैं और मेरे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री अनिल विज। श्री अनिल विज अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, एक लोकप्रिय नेता हैं, अम्बाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे हरियाणा के बारे में, हरियाणा की राजनीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और आने वाले इलेक्शंस के बारे में। आपका स्वागत है प्रिंट में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप 12 मार्च तक प्रदेश के बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अब अचानक से आप मंत्री नहीं हैं, तो क्या फ़र्क लगता है, क्या आपको फ़र्क महसूस होता है और कैसे इसमें आपकी दिनचर्या पे क्या असर पड़ा है उसके बाद से? देखिए, ऐसा है, पावर जो होती है ना, वो पोस्ट में नहीं होती है, वो आदमी में होती है। उसी पोस्ट वाले दूसरे लोग की स्थिति क्या है, और अगर वहाँ पे कोई ढंग से काम करने वाला आदमी है तो उसकी स्थिति क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को तो कोई अंतर नहीं पड़ा। मैं पहले भी काम करता था, अब भी काम करता हूँ। पहले मैं सारे हरियाणा का काम करता था, अब मैं अपनी विधानसभा का काम करता हूँ। आप तो जानते हैं, मैंने रात के 2-2 बजे तक बैठकर हरियाणा के कोने कोने से आने वाले लोगों की समस्या को सुना, उनका समाधान किया। जी। और अब क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र बदल गया, अब मैं केवल एमएलए हूँ, और मैं जिस जनता ने मुझे 6 बार यहाँ से विधायक बनाया है, उनके लिए मैं दिन रात काम करूं, और मैं उसमें उसी दिन से लग गया हूं। जब आप 9.5 साल मंत्री रहे तो उस दौरान में आपने चंडीगढ़ में कोठी भी नहीं ली, आप यहीं अम्बाला रहते थे, दोपहर तक आप यहाँ काम देखते थे, लोगों से मिलते थे, उसके पश्चात आप चंडीगढ़ जाते थे और देर शाम तक आप वहाँ रहते थे। उसके बाद वीकेंड्स में आपके यहाँ पे एक दरबार कह लें या लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आप बैठते थे। तो उस दिनचर्या में अब क्या बदलाव आया है आपका? नहीं, अब उसमें ये बदलाव आया है कि पहले तो मुझे रोज़ चंडीगढ़ जाना पड़ता था। मैं अम्बाला में यहाँ पर लोगों की समस्याएं भी सुनता था, यहाँ पर अम्बाला के बाहर के भी लोग आ जाते थे, उनकी भी सुनता था, यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। तो 12-1 बजे तक उन सब की समस्याएं सुन के और फिर मैं चंडीगढ़ जाके, क्योंकि मेरे पास जो दोनों मंत्रालय थे वो काफ़ी हैवी मंत्रालय थे, तो होम का भी और हेल्थ का भी, दोनों जनता से जुड़े हुए विभाग थे, तो उसकी काफ़ी उसके इश्यूज होते हैं जो डेली उनको एड्रेस करना पड़ता है। अधिकारियों को मीटिंग लेनी पड़ती है, उनको आदेश देना पड़ता है, फाइलें निकालनी पड़ती हैं, तो वो सारा काम मैं करता था। तो उस प्रकार से मैंने बांटा हुआ था। अब क्योंकि मैं विधायक हूँ, और वैसे 15% लोग ही मंत्री होते हैं, 85% लोग तो विधायक ही होते हैं कानून के तहत। 85% जो लोग हैं वो फिर विधानसभा की कमेटियों में होते हैं, वहाँ अलग काम है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो अब क्योंकि मैं मंत्री नहीं रहा, तो स्पीकर महोदय ने मुझे भी 2 कमेटियों का चेयरमैन बना दिया है, और मैं अब उनकी हफ्ते में 2 दिन, अभी वैसे मैंने मीटिंग बुलाई है पहली, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि सोमवार और बुधवार को हम वहाँ पर मीटिंग किया करेंगे। अब जब हम यही बदलाव की राजनीति में जो आया बदलाव, उसकी बात कर रहे थे, 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री को बदला गया, तो आप क्योंकि काफ़ी नज़दीक से स्थिति को देखते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कारण थे जिस वजह से जो उस वक़्त के मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर, उनको बदला गया? उसके पीछे कारण क्या थे? तो देखिए, मुझको मालूम नहीं है, और ना मेरे से किसी ने शेयर किया कि आज हमारा मुख्यमंत्री बदल जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, और मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं 6 बार का हूँ, मेरे से आधी बार के भी नहीं है बाकी, लेकिन शायद बाकियों को पता हो, और मुख्यमंत्री जी को तो डेफिनेटली पता होगा। और मुख्यमंत्री जी की कार में बैठ के मैं गवर्नर हाउस त्यागपत्र भी देने गया हूँ, तब भी उन्होंने नहीं बताया। तो अब पता नहीं क्या हुआ है, क्यों बदला है, कि कहाँ डिसाइड हुआ है, किन लोगों ने तय किया है, क्या आवश्यकता थी।
अब ये क्योंकि मेरे साथ किसी ने कोई बात शेयर नहीं की है तो इसका मुझे जानकारी नहीं है। अभी जैसा आपने कहा कि आप उनके साथ थे कार में, हम भी देख रहे थे कि जब राजभवन में जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब इस्तीफ़ा देने गए तो आप उनके साथ थे। उसके पश्चात आप जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो वहाँ भी आप पहुँचे। फिर अचानक से आप एकदम से गुस्से में बाहर निकले। गुस्सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की थी पर आपने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऐसा क्या अंदर हुआ जिसकी वजह से आप? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई गुस्सा नहीं था, मैं बहुत आराम से आया और मेरे को यही था कि भी आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया, और अगर आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है और तो फिर आपके साथ बैठ के काम करना आसान नहीं है, मुश्किल है। जब आप लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं ये कह के बाहर आ गया कि भाई मैं इस कैबिनेट में शामिल नहीं हूँगा, ये मैं कह के आया था और मैंने खुद मना करा और मैं बाहर आ गया। वो मीडिया को तो नहीं बताना था वहाँ पे ये बात, क्योंकि पार्टी के अंदर की बात थी। जब मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च को शपथ ली उस वक्त तक तो आप अंबाला वापस पहुंच चुके थे, क्योंकि आपके हमने वीडियोस भी देखे, आप कहीं गोलगप्पे खा रहे थे, उसके बाद एक छोटे बच्चे को भी आप गोदी में खिला रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब ये बात चली कि अनिल विज जी का नाम जो है मंत्रिमंडल में था और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था। तो क्या आपसे भी ये बात कहीं शेयर की गई थी? नहीं, मुझसे किसी ने शेयर नहीं की थी, ना मुझे किसी ने बताया था, मेरे को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। पर जब ऐसी स्थिति थी कि आप इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हो और आप अपने कलीग से शेयर ही नहीं कर रहे हो और आपको इसका मतलब हमारे पे विश्वास नहीं है, तो जब विश्वास नहीं है तो फिर साथ रह के काम करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं तो उसको कुछ समय पहले तो बताया जाता होगा ताकि उसके समर्थक भी वहाँ आ सके, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार। तो अगर ये बात आ रही थी कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो क्या आपको इसकी सूचना दी गई मेरे थी? सामने कोई बात नहीं आई, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। अच्छा, जब नायब सिंह जी ने जब ओथ ली उसके पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि विज साहब मेरे पुराने मित्र हैं और मैंने उनको 1990 में हम लोगों ने उनको जिताया था जाके अम्बाला से। नहीं, मित्र तो हैं, परंतु 1990 में वो यहाँ थे या नहीं थे, आए थे या नहीं आए थे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि 1990 का तो जो चुनाव हुआ था वो तो बहुत ज़बरदस्त चुनाव हुआ था, क्योंकि वो ग्रीन ब्रिगेड का समय था, महम कांड हो के हटा था और बहुत बड़े चैलेंजेस थे। यहाँ से सुषमा स्वराज जी यहाँ से राज्यसभा में चली गई थी, तो उस वक़्त यहाँ पर बाई इलेक्शन आया। तो मैं तो बैंक में नौकरी करता था, तो मैं बैंक में नौकरी करते हुए पार्टी का भी काम करता था। 1987 में तो मैंने सुषमा जी का सारा चुनाव इंचार्ज बन के मैंने यहाँ से लड़वाया और उनको जितवाया मैंने। तो मेरी कभी चुनाव लड़ने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, पर पार्टी का ऊपर के नेता ये चाहते थे कि मैं लड़ूं। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा भी कि आप लड़ो, तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। और यहाँ पर काफ़ी और लोग थे जो लड़ना भी चाहते थे। तो लेकिन कल भी हमारी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी, उसमें मैंने उनको बताया कि फिर आखिरी दिन हमें वहाँ पर रोहतक में बुलाया गया। मैं यहाँ से गया, एक सोम चोपड़ा जी थे, एक जगदीश गोयल थे, हम 3 लोग रोहतक में गए और हम रात को 1 बजे वहाँ पर पहुँचे और वहाँ हमारे पे दबाव डाला गया कि आप रिज़ाइन करो और आप चुनाव लड़ो। लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया। और मैं जब जो बाकी लड़ रहे थे, वो टिकट मांग रहे थे, मैं उनका नाम लेता था तो डॉक्टर साहब और गुस्सा हो जाते थे। फिर लास्ट में वहाँ पर हमारे जो प्रांत के संघ चालक थे प्रेम कुमार जैन, वो आ गए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हाँ सुन ली तेरी सारी बात, फैसला हो गया, जाके रिज़ाइन कर और चुनाव लड़। तो क्योंकि अब उनका तो आदेश मैंने कभी ठुकराया नहीं है, संघ का आदेश, तो जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने आके रिज़ाइन किया और अगले ही दिन मैंने कागज़ भरे और बहुत ज़बरदस्त चुनाव था। यहाँ पर सारे नेता भजन लाल एक एक बूथ पे घूमे, ओम प्रकाश चौटाला जी एक एक बूथ पे यहाँ पे गए थे और हमारे भी सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे। एंड आई वन दैट इलेक्शन, मैं वो इलेक्शन जीता यहाँ से। नहीं, मगर आपने भी शायद वो सुना होगा कि उन्होंने यही कहा था कि मैं नायब सिंह जी को तो 1996 से ही जानता हूँ, जब से वो
बीजेपी के कार्यालय में काम करते थे, मगर विज साहब के लिए तो मैंने 1990 में हमने उनको जिताया था। नहीं, वो देखो सभी ने जिताया था, मैं तो सभी को क्रेडिट देता हूँ। जब नायब सिंह जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना था, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं अंबाला जाऊंगा और विज साहब को मनाऊंगा मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, और वो उस दिन अंबाला आए भी। आके उन्होंने एक रोड शो भी किया, शायद वो आगे करनाल जा रहे थे, मगर फिर बाद में पता चला कि बाद में पता लगा कि आपके पास वो नहीं आए थे। तो खबर तो आपने भी देखी होगी वो। और नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई क्या है सूचना इसमें? नहीं थी कि वो आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। आपके मनोहर लाल जी के साथ हमेशा जो रिश्ते रहे हैं, बड़े एक स्वीट एंड सोर जिसको बोलते हैं ना, खट्टे और मीठे रहे हैं। आप इस्तीफ़ा देना था तो आपको ही साथ लेके गए, मगर ऐसा भी हुआ कि आपने एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय का काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आपको लगा कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो उसमें दखल कर रहा है आपके विभाग में। उसके बारे में कुछ बताएं, ऐसा क्या था दोनों के? देखिए, ऐसा है, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, कहीं भी मैं रहा हूँ। मैं पहले भी प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ युवा मोर्चे का, और मैंने सारा ये काम मैंने किया। जब मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा कश्मीर गई थी, तो उस वक़्त मैं सारे हरियाणा का केसरी वाहिनी का इंचार्ज था। अच्छा। तब भी मैंने सारा काम किया, और भिन्न समय पर मुझे जो जो दायित्व दिए गए, मैं उसको पूरी तरह से, मैं जो भी काम करता हूँ अपनी 100% क्षमता के अनुसार करता हूँ। मैं उसको 99 भी नहीं हो सकता। मेरी क्षमता कम या ज़्यादा हो सकती है, मेरी समझ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं अपनी क्षमता का 100% लगाता हूँ। और ये जो मुझे मंत्रालय समय समय पर दिए गए, इनमें भी मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं सुझाव तो किसी का भी मान लेता हूँ, लेकिन इंटरफेरेंस मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई भी इंटरफेयर करे, दैट इज़ नॉट गुड। अगर कोई है, कोई भी आगे मुझे सुझाव दे सकता है, मुझे बता सकता है, और हम अमेंड कर सकते हैं अपने आप को। तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो फिर उसका मैं कह भी देता हूँ। और ये बात ठीक है, मनोहर लाल जी ठीक कहते हैं कि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, हैं, और आगे भी रहेंगे। लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर तो बात करना वो मेरे स्वभाव में है। मैं कर देता हूँ कि जो मुझे लग रहा होता है, अगर मेरे सामने कोई बात रखता है तो मैं अपने स्वभाव के अनुसार बात कह देता हूँ, लेकिन मानता फिर वही हूँ जो फाइनल होता है। फिर मैं उसको मान लेता हूँ कि भी मैं नहीं सहमत था, लेकिन आपने कहा और मैंने मान लिया। तो क्या आपको लगता है कि यही जो आपका एक शुरू से आपकी आदत रही है कि आप जिस इशू में आप बिलीव करते हैं उसमें स्टैंड लेते हैं? आपने सीएमओ के इंटरफेरेंस मामले में भी लिया, उससे पहले सीआईडी, क्योंकि होम मिनिस्टर आप थे और आपको रिपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उसके लिए भी आपने स्टैंड लिया। तो क्या लगता है आपको कि इन्हीं वजहों से ये सोचा गया हो कि आपको मंत्री पद ना दिया जाए? नहीं, अब कोई ना कोई कारण तो होंगे, वो जानते होंगे क्या है, तो उसमें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो जो प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, और दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठ के जो सोचा होगा वही हुआ होगा। अच्छा, ये बताएं कि 12 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले गए, एक नए मुख्यमंत्री हैं, और पिछले साल लगभग अक्टूबर में शायद पार्टी के प्रेसिडेंट बदले गए थे, वो भी अभी उन्हीं नायब सिंह जी के पास चार्ज है। तो क्या, क्योंकि अब इलेक्शन शुरू हो चुका है, प्रोसेस ही शुरू हो चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि किसी सीनियर व्यक्ति का आगे लीडरशिप में ना होना, सरकार में भी और पार्टी में भी, क्या वो इलेक्शन को अफेक्ट कर सकता है किसी तरह से बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये जो इलेक्शन है, जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, ये इलेक्शन तो नरेंद्र मोदी पर होने जा रहा है। और हमें तो ये मालूम है कि लोकसभा की 543 की 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है, और वही मानकर कार्यकर्ता काम कर रहा है, और वही मानकर लोग वोट देंगे। और पूरी तरह से सारे हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी को फतेह मिलने वाली है हर सीट से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ करके दिखाया है। हमने नेगेटिव, हमें किसी का बताने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास अपना पॉजिटिव बताने की बहुत हमारे पास बातें हैं। तो क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्या गरीबों के लिए किया, क्या स्वच्छता के लिए किया, क्या गैस सिलेंडर के लिए किया, क्या हर घर नल में जल के लिए किया, क्या आयुष्मान भारत कार्ड के लिए किया। यानी सारे देश के लोगों की जो समस्याएं थी आज से पहले किसी ने नहीं सोचा, और बड़ी बड़ी बातें भी करी। दूसरे पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को जवाब दिया हमने। धारा 370 खत्म करी। राम मंदिर जो 500 साल से लटका हुआ इशू था वो बनवा के दिया। ट्रिपल तलाक पे कानून बना के दिया। 33% महिलाओं को रिजर्वेशन का पास करके दिया। तो बहुत कुछ है बनाने के लिए। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना यान भिजवा के किया। तो बहुत कुछ है नरेंद्र मोदी जी के कहने के लिए, और हम तो लोगों के पास काम बताने के लिए जाएंगे कि ये काम है, और दुनिया जानती है सारी कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और नरेंद्र मोदी की वजह से आज सारे विश्व में भारत की पहचान बनी है। पहले भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, आज भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। तो आज की कोई भी प्रधानमंत्री आज से पहले इतना नहीं कर सका, ना किसी की इतनी सोच रही। आज प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना लिया है। क्यों नहीं सोच सका आज से पहले? इतने इतने बड़े लोग रहे जिनके नाम है और बहुत कुछ उनके बारे में गाया जाता है, उनके बारे में गीत भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान को विकसित देश बनाया जाए। एक आदमी, अकेला आदमी है जिसने सोचा है। उसके लिए जान भी देनी पड़ेगी तो दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सोचा हुआ हर काम सफल हो। अच्छा, आप पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। जैसे आपने अपने खुद से कहा कि 6 बार इलेक्शन आपने जीते हैं। ऐसा बीजेपी में एक भी विधायक नहीं है जिसने इससे आधे भी इलेक्शन जीते हों। मगर ऐसा क्या कारण है कि आजकल आप पार्टी की मीटिंगों से दूरी बनाए हुए हैं? जैसे पिछले दिनों में जो स्टेट के प्रभारी सतीश पूनिया आए हुए थे, उन्होंने कई जगह मीटिंग ली, मगर कहीं पे भी आप नहीं दिखे। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो पार्टी का मैंने कहा भी है कि मैं अनन्या भगत हूँ, और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि जब मेरे से कोई प्रदेश स्तर की बातें कोई मेरे से डिस्कस ही नहीं करता। इतना बड़ा इंस्टांस हुआ तो मेरे से किसी ने बात ही नहीं करी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। तो इसका मतलब मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, तो मैं अपनी औकात पे आ गया कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने अम्बाला छावनी में मेरी यही हैसियत है, और मैं अम्बाला छावनी तक ही अपने आप को सीमित रखूँगा। और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतों से विजयी कराएं। हमने कल अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली है। हमारे पास वेल निट ऑर्गेनाइजेशन है अम्बाला छावनी में। हमने 5 साल में 10 साल में उसको तैयार किया है। हर लेवल तक, कोने तक हमारे पास आदमी है। तो हमने वो काम शुरू कर दिया, और मैं आई विल कंसंट्रेट ऑन अम्बाला कैंट। और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मेरी हैसियत ही इतनी है तो मुझे इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। तो जैसे आपने खुद कहा कि आपको आपने हैसियत की बात की, या आपने ये कहा कि आपको अंधेरे में कई चीज़ों में रखा जा रहा है। अब कांग्रेस भी इसी बात को लेके, आप भी देख रहे होंगे उनके ट्वीट, वो काफ़ी टोंट्स कर रहे हैं। और चलो, ये तो हुआ ही करता है, हम भी तो उनकी हर बात को उठाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उठाएं, उसका हमने जवाब देंगे। हर बात के लिए हमें जवाब आता है हर बात का, और हर बात का हम उनको माकूल जवाब देते हैं, और हमने इसका भी दे दिया उनको। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर अब चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, और करनाल यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो क्या आप उनके प्रचार में अब तक गए हैं या आगे जाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं तो अम्बाला छावनी तक ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। मैं अम्बाला छावनी का ही एक कार्यकर्ता हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर मुझे सोचना नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो आपने बात कर दी कि वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही लड़े जाने हैं। अब स्टेट में असेंबली इलेक्शन भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, देखिए, ये हमारी हाईकमांड है, और वो इसके बारे में सोचेगी।
उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। हमारे पास तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे शहर की होगी या पड़ोसी शहर की होगी, उनके पास सारे प्रदेश की होती है, सारे देश की होती है, और अच्छी तरह से उनके पास जानकारी होती है, और वो उनका सिस्टम भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर भी करते हैं, और जो हाई कमांड करेगी उसको मानेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लेवल पे जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से हर रोज़ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है इलेक्शन बराबरी का नहीं होने दे रही, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी होता है वो नहीं दे रही है। ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने अरेस्ट किया, फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया, कोर्ट में इनको अपना पक्ष कहने का अवसर मिला, और कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी और इनको जमानत नहीं दी, तो इनको जेल में भेज दिया। इसका मतलब कोई ना कोई अपराध तो हुआ है ना। अगर अपराध हुआ है तो फिर वो जांच एजेंसियों को जांच करने देना चाहिए। और केजरीवाल जी तो पहले खुद ट्वीट करते थे, मैंने इनका ट्वीट देखा, जिसमें ये कहते हैं कि अगर सीबीआई या ये वो जांच करें तो उसमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन खुद वो 10वें नोटिस के बाद गए। तो ये सारा जो है ना, ये करनी और कथनी में बहुत अंतर है नेताओं का। दूसरों के लिए भाषण और खुद के लिए कुछ और, इस प्रकार से। जो बेल ना मिलने का कारण आप भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने ही जो है इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ एक लॉ ऑफ एविडेंस में होता है उसमें बदलाव किया था। क्योंकि एक कानून, किसी भी कानून में ये होता है कि एवरीबॉडी इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड टू बी गिल्टी, और इसमें इसको उल्टा किया गया कि वन इज़ प्रूव्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। तो बेल तो उस वजह से भी तो नहीं मिल पा रही है। देखिए, कानून जो भी बनता है वो पार्लियामेंट पास करती है, और पार्लियामेंट में सभी के पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एक चीज़ जो पार्लियामेंट से पास हो गई और जो उसमें खुद पार्टी रहे हैं, उनको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने का अधिकार नहीं है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है। ये 2-3 दिन पहले की ही एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी कि ऐसे 25 बड़े लीडर जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनमें से 23 के केस ख़त्म हो गए। तो ऐसा क्या है, मतलब नहीं, अब मुझे इंडिविजुअल वो कौन लोग हैं और क्या केसेस थे और किस बात पे ख़त्म हुए जानकारी नहीं है। मैं आई ट्राई टू गैदर द इंफॉर्मेशन। चलिए जी, आपने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।